Hello guys, welcome to my YouTube channel Let's Cognize. Today our topic is Orpheus. यह एक पोयम है। इस पोयम को गुजराती में लिखा गया है। ये हमारी पोयम है MEG 14 इग्नो के सब्जेक्ट की। इसमें 3 मेन पार्ट हैं, मतलब 3 मेन बंदे हैं जो वो है ईगल्स जो ऑफियस ही था, और यूरिडाइस जो उसकी लवर थी, और थर्ड था स्नेक हेडिस। ये क्या है? ये ग्रीक मिथोलॉजी की एक स्टोरी है। जो उसकी लवर होती है उसकी सांप काटने से डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद जो ऑफियस होता है वो अंडरवर्ल्ड में जाता है अपनी वाइफ को वापस लाने के लिए। वहाँ क्या करता है? वो अपने सॉन्ग से, अपने लिरिक प्लेइंग से किंग को, वहाँ के किंग को अट्रैक्ट करता है अपने चार्म से। और किंग क्या है, उसे उसकी वाइफ को, लवर को वापस करने के लिए मान जाता है, पर उसके लिए वह एक कंडीशन रखता है। उसकी कंडीशन ये होती है कि अपनी वाइफ को अर्थ पर, मतलब अर्थ पर वापस लेकर जाते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। वह धरती पर पहुंचने ही वाला था, उसको एक आवाज सुनाई दी और उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी लवर पीछे आ रही थी, पर उसके पीछे मुड़कर देखने से उसकी वाइफ की डेथ हो गई, मीन्स टू से वो डिसअपियर हो गई। ऑफियस ने एक बार और अपनी लवर को खो दिया। उनके बाद क्या हुआ? जो बाकी लड़कियां थी वो ऑफियस से काफ़ी अट्रैक्ट थी, और उन्हें जेलसी होती थी कि वो उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, ऑफियस को भी सभी ने मिलकर मार दिया, उसकी गर्दन काट दी। ये तो थी उसकी ग्रीक माइथोलॉजी। और जो ईगल है वो क्या है? इंडियन माइथोलॉजी में जो गरुड़ होता है, ईगल गरुड़ होता है। इंडियन माइथोलॉजी में इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ये काफ़ी अच्छा बर्ड माना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सप्लेन यूरिडाइस। हम एक्सप्लेन में डिस्कस करते हैं यूरिडाइस क्या होता है, इसका मीनिंग। The wife of Orpheus, after she was killed by a snake, Orpheus secured her release from the underworld on the condition that he would not look back at her on their way back to the world of the living. But Orpheus did not look back. Orpheus did look back, whereupon Eurydice disappeared. यूरिडाइस क्या है? लवर है ऑफियस की, मतलब ऑफियस की वो वाइफ है। उसको स्नेक के द्वारा मारा गया, मतलब स्नेक ने उसे मार दिया। ऑफियस उसे सिक्योर करने के लिए, रिलीज करने के लिए अंडरवर्ल्ड से उसके लिए एक कंडीशन रखी जाती है कि उसने उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना लिविंग वर्ल्ड में जाते समय। बट ऑफियस क्या है, ये कर देता है लुक बैक, मतलब पीछे देख लेता है। वेयर अपॉन जब क्या होता है, तब क्या होता है, यूरिडाइस है जो डिसअपियर हो जाती है। ये थी यूरिडाइस की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं ओफियस। व्हाट इज ओफियस? हु इज ओफियस? इसे ईगल माना गया है, गरुड़ माना गया है इंडियन मिथोलॉजी में। अ पोइट हु कुड एंट्रेंस वाइल्ड बीस्ट विद द beauty of his singing and lyre playing. He went to the underworld after the death of his wife Eurydice and secured her released from the dead, but lost her because he failed to obey the condition that he must not look back at her until they had reached the world of the living. क्या है? पोइट होता है जो एंटर करता है, ब्यूटी को देखता है, सिंगिंग करता है, अपने लायर प्ले करता है, और वो कहाँ जाता है? अंडरवर्ल्ड में जाता है अपनी वाइफ की डेथ के बाद, यूरिडाइस के डेथ के बाद उसे सिक्योर करने के लिए डेड से, वहाँ के इन्वायरमेंट से, अंडरवर्ल्ड से
बट वो क्या होता है, इसमें हार जाता है, लॉस्ट हो जाता है इस कंडीशन में, क्योंकि उसने लुक बैक नहीं करना होता और वो पीछे की तरफ देख देता है और क्या होता है, वो लिविंग वर्ल्ड में अपनी वाइफ को ले जाने के लिए इनकैपेबल होता है, असमर्थ होता है। ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन ऑफ ओफियस। नेक्स्ट करेक्टर है हमारा इसमें स्नेक, मीन्स हेडीज, द अंडरवर्ल्ड, द अबोर्ड ऑफ द स्पिरिट्स ऑफ द डेड। ये क्या है, अंडरवर्ल्ड होता है जो जिसमें क्या होती हैं, मृत लोगों की स्पिरिट्स होती हैं। इसकी डेफिनेशन है द अंडरवर्ल्ड, द अबोर्ड ऑफ द स्पिरिट्स ऑफ द डेड। ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन तीनों कैरेक्टर्स की। नाउ हम स्टार्ट करते हैं पोयम, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम। नाउ लेट्स स्टार्ट पोयम। ये जो ओफियस पोयम है, ये सितांशु यशचंद्र द्वारा लिखी गई है गुजराती में, और बाद में इसी के पोइट ने, सितांशु यशचंद्र ने ही इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इसकी फर्स्ट लाइन है द ईगल क्राइंग आउट इन शार्ट श्रिल नोट्स। जो ईगल है, ओफियस है, वो क्या है, बहुत तीखी आवाज में क्राई कर रहा है, रो रहा है। शार्ट श्रिल होता है तीखे स्वर में। द ईगल, ईगल की बात कर रहे हैं वो, कंफ्यूज्ड, काफी कंफ्यूज्ड है, आर लुकिंग फॉर देयर लॉस्ट बीलव्ड। किसको देख रहा है वो, अपने खोए हुए प्यार को देख रहा है, ढूंढ रहा है। लेयर्स ऑफ रॉक स्लाइड ऑन ईच अदर। जो रॉक स्लाइड है, उसकी परतें हैं, वो एक दूसरे में धसी हुई हैं। ये अंडरवर्ल्ड की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं यहाँ पे। लावा लिक्विड फ्लोज कास्केडिंग डाउन। जो लावा है वहाँ बह रहा है, मतलब लावा आपने देखा ही होगा, लिक्विड की तरह होता है, वो नीचे की तरफ बह रहा है। केव रूफ्स आर पुश्ड एंड स्प्लिंटर्ड। जो गुफा की रूफ्स हैं, छतें हैं, वो क्या है, धसी हुई है, कुचली हुई है। ये पाताल लोक की डिस्क्रिप्शन दे रहा है अंडरवर्ल्ड की। मिस्टेक्स, काफ़ी गलतियां हो रही हैं, दिखाया जा रहा है, क्योंकि नरक में आपको पता ही है, हम जो भी पाप करते हैं उसकी सज़ा मिलती है। एंड फाइन फोलीज, जो भी स्टूपिडिटी की है। हाउल होता है चीख, फोलीज होती है स्टूपिडिटी, मिस्टेक्स होती है गलतियां। मतलब अंडरवर्ल्ड का जो डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ पे क्या था इस लाइन में, जो गुफा की छतें हैं वो पुष्ट है, कुचली हुई हैं, वहाँ पर गलतियों को देखा जा रहा है, स्टुपिडिटी को देखा जा रहा है, वहाँ पर चीखें आ रही हैं। ये थी इसकी फोर्थ लाइन। नेक्स्ट लाइन है हमारी एवरी आई बी गेट्स इट्स मैनी ड्रीम्स। बी गेट्स होता है भूलना, मतलब हर आँख ने अपने सपनों को भुलाया है यहाँ पर आके। एंड नो किंग ऑडियंस हिज एयर ऑनर्ड। यहाँ पे किंग की, राजा की किसी भी ऑडियंस को ऑनर नहीं किया जाता, सम्मानित नहीं किया जाता। अंडरवर्ल्ड में किसी को भी सम्मानित नहीं किया जाता, सभी को अपने पापों का लेखा जोखा देना होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा इन अ सडन टोरेंशियल डिसेंट द अनफोर्सीन ईगल्स रेन डाउन। सडन होता है अचानक, टोरेंशियल होता है घनघोर, मूसलाधार जैसे बारिश होती है। डिसेंट होता है जब कुछ, यहाँ पे डिसेंट का मीनिंग उन्होंने बताया है जब कुछ मूव हो रहा है डाउनवर्ड। अनफोर्सीन जो दिखाई नहीं देता, ईगल ओफियस को ही बोला गया है। रेन डाउन मतलब अचानक से ऐसे लगा कुछ डाउन जा रहा है, जैसे मूसलाधार बारिश हो रही है। द स्काई ईगल्स बर्स्ट इनटू द अंडरवर्ल्ड। स्काई में जो इनटू द
अंडरवर्ल्ड। स्काई में जो ईगल्स है वो क्या है, अंडरवर्ल्ड में फट गई हैं। नेक्स्ट लाइन है, द वर्ल्ड देयर इज रूल्ड क्रुएली बाय विनोमस स्नेक। जो हमारा वर्ड है यहाँ पे उसे रूल किया गया है क्रुएली, मतलब विनोमस होता है विषैले, स्नेक्स होता है सांप। मतलब जो हमारा वर्ड है उसे वो किनके द्वारा रूल्ड किया गया है, जहरीले सांपों द्वारा। दे हियर द एनिमी सॉन्ग, वे दुश्मनों के सॉन्ग सुन रहे हैं। दे वर सो प्लीज्ड, वे कई लोग वहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं। नेक्स्ट लाइन है हमारी, दे बिगिन टू डाई, कुछ लोग मर रहे हैं। दे ग्रांटेड द बून, कईयों को वरदान मिला है। द बिलव्ड इज यूअर्स, वरदान किसको मिला है, ओफियस की बात की गई है। उसे भी जो किंग था उसने मान लिया था कि वो अपने लवर को वापस लेके जा सकता है। द बिलव्ड इज यूअर, उसने क्या कहा, ये जो प्यार है वो तुम्हारा है। बट डू नॉट लुक बिहाइंड, पर तुम पीछे की तरफ ना देखना, इसे लिविंग वर्ड में ले जाते समय। ये था हमारा सेकेंड पैराग्राफ। इन अ सडन टॉरेंशियल डिसेंट द अनफॉर्चून ईगल्स रेन डाउन। इसमें क्या है, जैसे मूसलाधार बारिश हो रही है वैसे ही ईगल्स को उससे कंपेयर किया गया है। और जो स्काई में ईगल्स होती हैं वो अंडरवर्ल्ड में फट गई हैं। और ये जो पूरा वर्ड है हमारा, इसे रूल्ड किया गया है। इस पर किसका शासन है, विषैले स्नेक्स का, मतलब जहरीले सांपों का, जो एनिमीज के सॉन्ग सुन रहे हैं और कुछ खुश हो रहे हैं और कुछ मर रहे हैं और किसी को वरदान मिल रहा है। और ओफियस को क्या मिला, उन्होंने कहा कि ये प्यार तुम्हारा है, बस तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये थी हमारी explanation of second stanza. Now we discuss third stanza. First line of third stanza, the blind eagles quit, incapable of looking behind. यहाँ पर ईगल को ब्लाइंड बोला है उन्होंने। ब्लाइंड किस लिए बोला है कि उसको सब कुछ जानते हुए भी उसको मना किया गया था उसके लवर के लिए उसको पीछे नहीं देखना, फिर भी क्या हुआ, उसने देखा, इसीलिए उसको ब्लाइंड ईगल कहा गया है। क्वाइट इनकैपेबल ऑफ लुकिंग बिहाइंड, वो पीछे देखने में असमर्थ रहा, मतलब उसने पीछे देखा। ग्रीविंग ईगल्स हु नेवर एवर हैड एनी लव्ड वन, दुख से भरे हुए ईगल, ग्रीविंग होता दुखी ईगल जो कभी किसी से प्यार नहीं करते। द ईगल्स हु नेवर एवर हैड एनी लव्ड वन, यही लाइन रिपीट की गई है। जो ईगल होते हैं वो कभी किसी से प्यार नहीं करते, क्योंकि इंडियन माइथोलॉजी में क्या होता है, जो ईगल हैं और स्नेक हैं इनकी काफ़ी लड़ाइयाँ दिखाई गई हैं। द ईगल क्राइंग आउट इन शार्प श्रिल नोट्स, जो ईगल हैं वो तीखे स्वरों में रो रहा है। द ईगल ऑफ द अंडरवर्ल्ड, वो अंडरवर्ल्ड में चला गया था, अब इन्होंने क्या कहा है, जो ईगल है अंडरवर्ल्ड में वो किस में फट गया है, बादलों में, स्काई में। ये थी हमारी फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ ओफियस गुजराती पोयम। आई होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ आ गई। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं अबाउट द ऑथर, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ऑथर्स के वर्क्स, ऑथर की लाइफ के बारे में। ये काफ़ी हेल्पफुल होती है हमारे एग्ज़ाम टाइम में। नाउ हम स्टार्ट करते हैं ऑथर के बारे में। मेहता सितांशु यश चंद्रा 1941, ये क्या थे, एक गुजराती पोइट थे, ड्रामाटिस्ट थे, क्रिटिक थे।
इनका जन्म भुज में हुआ था। जो सितांशु थे उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई में साइंस की स्टडी के लिए ज्वाइन किया, बट आफ्टर 2 years he switched over to literature and completed his MA in 1965। 2 साल बाद क्या हुआ, उन्होंने साइंस फील्ड से वो लिटरेचर में चले गए और उन्होंने अपनी MA कंप्लीट की 1965 में। ही होल्ड अ डॉक्टरेट इन कंपेरेटिव लिटरेचर। उन्होंने क्या किया, कंपेरेटिव लिटरेचर को होल्ड किया, मतलब उसकी ही सारी इंफॉर्मेशन ली लिटरेचर के रिलेटेड। ही वेंट टू USA, वो USA गए, वहाँ उन्हें क्या है फुल ब्राइट स्कॉलर और क्या उन्होंने रिसीव किया फोर्ड वेस्ट यूरोपियन फेलोशिप मिली उनको, और उन्होंने 1 साल पेरिस में लगाया और वहाँ पर उन्होंने थिएटर ऑफ द अब्सर्ड की स्टडी की। ये सारा मटेरियल आपकी MEG 14 की बुक में दिया गया है, कंटेम्पोरेरी इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड एंथोलॉजी वाली बुक में आपको ये सारा मटेरियल मिलेगा, आप वहाँ से अच्छे से रीड कर सकते हैं। उनकी जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोयम थी उसे इन टाइटल किया गया था ओडिसिस्नन हेल्सन 1975 में, ये उनकी पोयम की कलेक्शन को नाम दिया गया था। और उनकी जो सेकंड कलेक्शन थी उसे नाम दिया गया था जटायु का, जो पब्लिश हुई थी 1986 में। और उन्हें इनके लिए कौन सा अवार्ड मिला, साहित्य अकेडमी अवार्ड। उनकी जो एसे की कलेक्शन थी कंपेरेटिव लिटरेचर के, जो उनके एसे थे उन्हें नाम दिया गया था सीमांकने सीमालोंगन का, जो 1977 में पब्लिश हुआ। हिज डॉक्टरल वर्क ऑन एस्थेटिक, जो उनका डॉक्टरल वर्क था एस्थेटिक पर, वो 1979 में पब्लिश हुआ। उनके जो लेक्चर थे थ्योरी ऑफ लिटरेचर के वो 2000 में पब्लिश हुए। और जो उनकी पोयम जो हम रीड कर रहे हैं ओफियस, ये पब्लिश हुई जटायु में 1986 में, जटायु के अंडर पब्लिश हुई थी ये। इनके जो 8 प्लेस हैं वो पब्लिश हुए 1998 में। इनको क्या है अलग अलग स्टेजेस पर डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट जगह दी गई। गुजरात में इनकी जो पोइट्री थी, क्रिटिसिज्म था, इन्होंने काफ़ी रोल प्ले किए और इन्होंने क्या अर्न किया, प्रेस्टिजियस रंजीत राम सुवर्णा चंद्रक अवार्ड। एक और अवार्ड पहले उनको मिला था साहित्य अकेडमिक अवार्ड, वो उनको जटायु के लिए मिला था। और ये जो है इन्हें मिला रंजीत राम स्वर्णा चंद्रक अवार्ड। ये जो पोएम ओफियस है इसमें वेस्टर्न मिथ को यूज़ किया गया है और ये क्या है अलग है बिल्कुल मॉडर्न मैन की कंडीशन से। इनके वर्क्स है जो आप याद रखना, पोयम के लिए ओडिसिस्नन हेल्सन है 1975 में, जटायु 1996 में, साहित्य अकेडमिक अवार्ड इनके लिए उनको साहित्य अकेडमिक अवार्ड मिला। और क्रिटिसिज्म सीमांकन 1 सीमालोंगन ये 1977 में। और आशिया सर्ग विदो प्लेस था, ये उनका नाटक था। और खग्रस एंड अश्वत्थामा जागिने जोन को नरसानियो ये 2007 में पब्लिश हुआ। आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई अबाउट द ऑथर और अबाउट द पोयम थी हमारी ओफियस, गुजराती में लिखी गई थी। और ऑथर है इसके, पोइट है इसके सितांशु यश चंद्र। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आपको काफ़ी नॉलेज मिली है इस वीडियो में से। अगर आपको भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हिट द बेल आइकन to get notification of all more updated videos related to MEG 14 of IGNOU MA English Literature. Thank you guys. Bye bye. Have a nice day.